Good morning everyone. We have already discussed about the atomic radii. Three type of atomic radii: covalent radii, van der Waals and metallic radii. The van der Waals radii is greater than that of metallic radii, and metallic radii is greater than that of covalent radii. Now we take an important topic about the atomic radius. The strands of atomic radius or atomic size in a periodic table. Mean, मैंने आपको बताया था कि किसी भी एटम का जो साइज है, किसी भी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम के साइज का कंपैरिजन करेंगे। तो एक एटम का जो साइज है वो हम किसके रूप में क्या कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस से मेजर कर रहे हैं। एटॉमिक रेडियस मेजर करके ही हम क्या करेंगे, एटम के साइज मेजर करते हैं। तो बेटा एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस एक ही बात है। तो जो ट्रेंड्स जो मतलब उतार चढ़ाव एटॉमिक रेडियस में आएंगे वही एटॉमिक साइज में आएंगे। हमारा यहाँ पर मोटो क्या है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उनके एटम का साइज का कंपैरिजन करना। ठीक है, तो जो एटॉमिक रेडियस है वो एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी यानी कि जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रो यानी कि एक पीरियड में मूव करते हैं, या टॉप टू बॉटम जो वर्टिकल लाइन उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप। तो जब हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट यानी कि अलोंग ए पीरियड मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम अलोंग ए ग्रुप मूव करेंगे, तो पीरियोडिक चेंज आएगा। पीरियोडिक चेंज एक रेगुलर इंटरवल के बाद इंक्रीज या डिक्रीज होगी ये प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है एक बार ज्यादा हुई फिर कम फिर ज्यादा फिर कम, ऐसा नहीं है। इरेगुलरिटी नहीं है, एक रेगुलर रेट के साथ ग्रेजुअली इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद होने वाले चेंज को आपको बताइए पीरियोडिक चेंज बोलते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टी एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी रिपीट होती है वो क्या बोलती कहलाती है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो जो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज है वो भी एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। अब हम देखेंगे ट्रेंड। जब हमने समझ लिया तीनों टाइप की रेडियस क्या क्या होती है, तो ट्रेंड देखेंगे हम। जो ट्रेंड बेटा कोवलेंट रेडियस का चलेगा, जो वही मेटालिक का चलेगा, वही van der Waals का चलेगा। ठीक है, तो ये सेम चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोवलेंट रेडियस इंक्रीज हो रही है पीरियड में मूव करने से तो van der Waals रेडियस डिक्रीज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब हम मतलब यहाँ पर एक रेगुलर एक जनरल टर्म यूज करेंगे, क्या, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, वो एटॉमिक रेडियस आपको कौन सी दी जा सकती है, मेटालिक भी दी जा सकती है, van der Waals भी दी जा सकती है, कोवलेंट भी। जनरली कौन सी दी जाती है, कोवलेंट रेडियस। जनरली कोवलेंट रेडियस का ट्रेंड हमें दिया हुआ होता है, लेकिन हमें इस बात से मतलब नहीं है कि हमें कौन सी टाइप की रेडियस दी गई है। मैंने अभी आपको बताया जो ट्रेंड एक रेडियस का, एक टाइप की एटॉमिक रेडियस का चलेगा वही दूसरी का भी चलेगा, और जनरली दी जाती है कोवलेंट रेडियस। तो पहले हम देखते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, बेटा ये 10th क्लास में भी कर चुके हैं ये आप, जो आपकी 4th यूनिट थी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें भी क्या है, जो एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस है उसका क्या होता है जब हम लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव करते हैं। तो ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस प्लूरल वर्ड है। रेडियस एक एटम की रेडियस को रेडियस बोल देंगे, बहुत सारे एटम की रेडियस को क्या बोल देंगे, रेडियस। ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं व्हेन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन ए पीरियड। जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड चलेगा। अब हम सेकंड पीरियड ले लेते हैं, सेकंड पीरियड एग्जांपल के लिए सेकंड पीरियड लेंगे हम। सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, जब हम लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में जाते हैं तो एलिमेंट्स के एटम का साइज छोटा होता जाता है, यानी कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है, यानी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती रहती है। तो याद क्या रखना है, एटॉमिक साइज और रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बात आपको याद रखनी है। जब हम लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट किसी भी पीरियड में मूव करेंगे तो एटम का साइज या उसकी रेडियस जो होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अब हमें इसका रीजन करना है। रीजन क्या है, इसका कोज क्या है, कारण क्या है। रीजन क्या है,
ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, बल्कि बिल्कुल एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड होगा ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता रहता है। अभी मैं आपको दोनों चीजें समझाऊंगी, न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है और कैसे इंक्रीज हो रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियाई क्यों डिक्रीज हो रही है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की वजह के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन भी है, लेकिन न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। किसके बराबर होगा? एक प्रोटॉन के ऊपर, एक प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज माना गया, ई चार्ज। ई चार्ज को ही हमने एग्जैक्ट वैल्यू तो है इसकी 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। लेकिन इसी को हमने रिलेटिव क्या बोल दिया? अगर एक प्रोटॉन का चार्ज है तो इसको +1 बोल दिया, और एक इलेक्ट्रॉन का है तो इसको -1। एक प्रोटॉन के चार्ज को हमने क्या मान रखा? +1। जितने प्रोटॉन होंगे, 10 प्रोटॉन है, अगर किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है तो 10 पॉजिटिव चार्ज होगा, 8 प्रोटॉन है तो 8 पॉजिटिव चार्ज होगा। प्रोटॉन कैसे देखते हैं? प्रोटॉन का कैसे पता चलेगा? अब मैं तुमसे पूछूं कि सोडियम जो हमारे पास एलिमेंट है उसके एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है? तो प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। मतलब एक एटम का जो एटॉमिक नंबर डिसाइड किया गया वो उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या देखकर ही डिसाइड किया है, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 11। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब सोडियम जो एटम है, सोडियम जो एलिमेंट है, उसके एटम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। 11 प्रोटॉन है तो क्या हो जाएगा? 11 पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि Z की वैल्यू 11 है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी कितना है? 11 है। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन की वजह से जितने प्रोटॉन उतना ही चार्ज। तो हम इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज को Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ही किसके इक्वल है? एटॉमिक नंबर के इक्वल। तो एटॉमिक नंबर देख के आप न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हो। और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में ही रखा हुआ है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी भी पीरियड में, तो जैसे जैसे एक एक करके क्या होगा? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से, क्योंकि ये Z किसके इक्वल? एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में होगा, उसी को न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे, Z। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर सेकंड पीरियड का एग्जाम्पल। अब जैसे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हम उठाते हैं, सेकंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास लिथियम, उसके बाद है बेरिलियम, देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड देन नियोन। 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एटॉमिक नंबर। तो इसकी Z की वैल्यू 3 है, इसकी 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 10, ठीक है। यानी कि इसका न्यूक्लियर चार्ज 3 है, इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 10 है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। अब देखो क्या हो रहा है। अब मैं अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, इसकी मैं अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 2 1 लिखूंगी,
पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी सेल में क्या है, ये सेकंड पीरियड के मेंबर है, तो इनकी सबकी वैलेंस सेल सेकंड होगी। वैलेंस सेल का जो नंबर होता है वही पीरियड का नंबर दिखाता है। अगर ये सेकंड पीरियड के मेंबर है, इसका मतलब इनकी वैलेंस सेल क्या है, सेकंड ही है। लेकिन वैलेंस सेल के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 एंड 2 8। ठीक है, मतलब सबके पास वैलेंस सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। लिथियम का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ, लिथियम की ये न्यूक्लियस हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये न्यूक्लियस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसी तरह से नाइट्रोजन का बनाऊं, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। हम ये देख रहे हैं कि जब एक पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज कितना लिख दूं, 3। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितना लिख दूं, 4। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितना लिख दूं, 7। ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेगा, अरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। एक और क्या हो रहा है यहाँ पर, मैंने स्ट्रक्चर इसीलिए ड्रॉ किया क्योंकि मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक नंबर, बट द डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि सभी एलिमेंट्स के अंदर जो वैलेंस सेल है वो सेकंड ही है। ऐसा नहीं है कि इसमें वैलेंस सेल सेकंड थी, इसकी वैलेंस सेल थर्ड होगी, इसकी वैलेंस सेल फोर्थ फिफ्थ। नहीं, वैलेंस सेल नहीं बढ़ रही। अगर वैलेंस सेल बढ़ जाती तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाता। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस सेम है क्योंकि सभी के अंदर वैलेंस सेल कौन सी है, सेकंड ही है। So when we move from left to right along a period, then due to increase atomic number, nuclear charge increase, but the distance from the nucleus, distance of valence electron from the nucleus remains same. सभी के सेल नहीं बढ़ रही, सभी के अंदर सेकंड सेल में ही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ेगा वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्शन से साइज क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट। अट्रैक्शन हमेशा साइज को क्या करेगी। अब यहाँ पर क्लोरीन में क्या कर रहा है, 9 पॉजिटिव चार्ज है, 9 प्रोटॉन है, तो 9 प्रोटॉन 9 पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो 2 पॉइंट मैंने बताए, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है बट द डिस्टेंस फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस रिमेन सेम। रीजन ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, अभी मैं ये भी बताऊंगी फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज का क्या मैटर है। ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस रिमेन सेम। ये रीजन है। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस तो सेम है, न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो वैसे वैसे अपने तरफ इन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता जाएगा और खींचने से यानी अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन इंक्रीज, कंट्रैक्शन टेक प्लेस, साइज डिक्रीज। ठीक है। इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जिक्र अभी मैं जब तुम्हें ग्रुप में ट्रेंड बताऊंगी उस टाइम करूंगी, तो आपको रीजन पता चल गया होगा। एटॉमिक साइज जो है वो लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में हम मूव करते हैं तो जनरल ट्रेंड क्या होता है, जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता जाएगा जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस रहेगा सेम। तो जिससे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगी और साइज उससे क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यानी कि जो एलिमेंट लेफ्ट साइड में रखे पीरियोडिक टेबल में, जो एलिमेंट लेफ्ट साइड में रखे पीरियोडिक टेबल में, उनके एटम का साइज बड़ा होगा और जैसे जैसे हम राइट में होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा,
एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा। तो लिथियम सेकंड पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? लिथियम का। लिथियम से छोटा किसका हो जाएगा? बेरिलियम। बेरिलियम से छोटा किसका हो जाएगा? बोरोन एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन न्यूक्लियर चार्जेस को थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे हम, जब हम ग्रुप में जिक्र करेंगे। तो अब हम लेंगे जो एटॉमिक रेडियाई है उसका ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, किसी भी ग्रुप में मूव करते हैं, तो एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड चलता है। किसी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी का जो ट्रेंड लेफ्ट टू राइट चलेगा, उसका अपोजिट ट्रेंड ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेगा। मतलब अगर एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव करने से अगर डिक्रीज हो रही है, तो एक टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में मूव करने से क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों होगी? हम इसका कारण जानेंगे। तो सेकेंड अब हमारे पास क्या है? व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अलोंग अ ग्रुप, ये जो वर्टिकल लाइन है 18 वर्टिकल लाइन, इनको ग्रुप बोलते हैं। तो क्या है, हमें याद क्या रखना है? व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग ए ग्रुप, एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज इंक्रीज। एटॉमिक साइज और रेडियस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अलोंग ए ग्रुप। जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो होगा वो इंक्रीज होगा। रीजन मैं बाद में लिखूंगी, पहले मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। हम फर्स्ट ग्रुप ले लेते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है, मेंबर आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को अस्प्लोक एलिमेंट बोलते हैं, सारी मेटल है हाइड्रोजन को छोड़कर। ठीक है, अस्प्लोक एलिमेंट क्यों बोलते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट है, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट करके s ऑर्बिटल में एंटर करता है। तो फर्स्ट ग्रुप का मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो फर्स्ट ग्रुप में मैं हाइड्रोजन को छोड़ रही हूँ। उसके बाद है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये हो जाएगा 37 और 55, और 55 में 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 87। ठीक है, मतलब मैं कैसे लिख रही हूँ एटॉमिक नंबर? पहले मैंने यहाँ पर 8 ऐड किया, यहाँ 8 ऐड किया, फिर मैंने 32 ऐड किया। ठीक है, इसमें मैंने 18, यहाँ पर मैंने ऐड किया 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर ऐड किया मैंने 18, और यहाँ पर मैंने ऐड किया 32, और यहाँ पर ऐड किया 32। इस तरह से ये एटॉमिक नंबर बनते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसलिए लिखने जरूरी है क्योंकि एटॉमिक नंबर से आपको न्यूक्लियर चार्ज पता चल रहा होगा। न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है बच्चे यहाँ पर भी, जबकि जब हम एक पीरियड में मूव कर रहे थे तो न्यूक्लियर चार्ज एक ही इंक्रीज हो रहा था, है ना। लिथियम का 3 था, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6। यहाँ तो न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पर लिथियम से सोडियम में आए तो न्यूक्लियर, अब ये एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज को ही दिखा रहा है ना, प्रोटॉन को। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज 3 है, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज 11 है, यहाँ 19 है, ये तो 8 जंप कर गया, ये 8 जंप कर गया, ये 18, 32 जंप कर गया। तो देखा जाए तो न्यूक्लियर चार्ज एक ग्रुप में ज्यादा रेट के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज तो यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के साथ साथ एक और इफेक्ट, एक और अपोजिट इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी। बट यहाँ पर एक और इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, साथ के साथ इंक्रीज होता जा रहा है, वो है शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब मैं यहाँ पर जैसे कि तुम्हें स्ट्रक्चर बना देती हूँ लिथियम का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 3 पॉजिटिव चार्ज है, यह है न्यूक्लियस। इसकी जो पहली सेल है उसके अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरी सेल है उसके अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन।
अब मैं बना रही हूँ सोडियम का, यह है लिथियम का। सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। सबसे पहले 11 पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है। जो पहली सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 है, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। और तीसरी सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। सबके पास वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 1-1 होगा, लेकिन वैलेंस सेल 1-1 करके क्या होती जाएगी? इंक्रीज। तीसरी सेल में 1 और ड्रॉ कर देती हूँ पोटासियम का। पोटासियम के अंदर न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस में है 19। ठीक है, इसकी जो पहली सेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी सेल 2 8 8 और चौथी सेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। इस लिथियम की वैलेंस सेल दूसरी है, सोडियम की वैलेंस सेल तीसरी है, पोटासियम की वैलेंस सेल चौथी है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हुआ, लेकिन वैलेंस सेल का नंबर बढ़ने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है। या देखो, लिथियम में वैलेंस सेल दूसरी है, तो दूसरी सेल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है। सोडियम में क्या है? जो वैलेंस सेल है वो थर्ड है, थर्ड सेल दूसरी से ज्यादा दूर है। पोटासियम की वैलेंस सेल फोर्थ है, फोर्थ वैलेंस सेल और भी ज्यादा दूर है। न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ गया? डिस्टेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज। तो ये जो इतना हाई रेट के साथ जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, इसको अपोज करने वाला एक फैक्टर तो क्या बढ़ गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगी, और अट्रैक्शन कम होगी तो साइज क्या होगा? इंक्रीज। लेकिन अकेला ये फैक्टर इस हाई न्यूक्लियर चार्ज को नहीं रोक पाता। इतने हाई रेट के साथ ये न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है। अकेला ये एक फैक्टर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ये क्या है? इनफ नहीं है इस हाई न्यूक्लियर चार्ज को अपोज करने के लिए। इसके साथ साथ एक और फैक्टर भी बढ़ रहा है यहाँ पर, जो अब आपको याद करना है, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। क्या होता है ये शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट? नाम से ही पता चल रहा है, शील्ड कर रखा है किसी ने, स्क्रीन का काम कर रखा है, पर्दे का काम कर रखा है। क्या हो रहा है? मैंने अभी एक शब्द यूज किया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक तो न्यूक्लियर चार्ज है और एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। तो अभी मैं समझाऊंगी वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ ही समझ में आएगा आप लोगों को। देखो, ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन है ना, न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि लिथियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो लिथियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन है बीच में। ये बीच की सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको बोलते हैं इंटरवनिंग इलेक्ट्रॉन। इंटरवनिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ता जाएगा, लिथियम में इंटरवनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। सोडियम में ये इंटरवनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। न्यूक्लियस से वैलेंस सेल के बीच के इलेक्ट्रॉन देखने हैं तो 10 है। पोटासियम में ये इंटरवनिंग इलेक्ट्रॉन 8 16 2 18 है इंटरवनिंग इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच की जो सेल्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इंटरवनिंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये इंटरवनिंग इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इस न्यूक्लियर चार्ज को वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने से रोक रहे हैं, क्योंकि ये भी तो क्या कर रहे हैं? अट्रैक्शन, है ना। अब देखो, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 चीजें लग रही हैं। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 चीजें लग रही हैं, दो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन तो इसको रिपेल करेंगे ना, उसको दूर देंगे, फेंकेंगे, क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इंटरवनिंग इलेक्ट्रॉन है ये तो क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर रिपल्सन लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहे हैं, और रिपल्सन की वजह से ये दूर जाना चाह रहा है। जबकि ये जो न्यूक्लियस है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो 2 अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। ठीक है, चलो इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो तुम ऐसा मान के चलो, ये जो बीच वाली सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये क्या करेंगे? एक दीवार का काम करेंगे, एक पर्दे का काम करेंगे। इस न्यूक्लियर चार्ज को खुद के ऊपर ही रोक लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने से रोक देंगे। अब देखो, न्यूक्लियर चार्ज तो बहुत हाई रेट के साथ बढ़ रहा है, लेकिन साथ के साथ ये वैलेंस इंटरवनिंग
जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे उनका शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी तो बढ़ेगा। लिथियम में तो स्क्रीनिंग इफेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से लगा, सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से लगा, पोटासियम में ये 18 इलेक्ट्रॉन की वजह से लगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते जाएंगे, बीच में न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच में साइज बढ़ती जाएंगी, इंटरवनिंग साइज इंक्रीज होंगी, इंटरवनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक स्क्रीन का काम, एक शील्ड का काम, एक दीवार का काम कर रहे हैं, वह इस न्यूक्लियर चार्ज को वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने से रोक रहे हैं। ठीक है, तो कहने को तो पोटासियम के पास न्यूक्लियर चार्ज 19 है, सोडियम के पास सिर्फ 11 था, लेकिन ये 19 का 19 न्यूक्लियर चार्ज इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचा। इन्होंने रोक लिया, ये बीच वाले जो 18 इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने रोक लिया। तो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑपरेट होने के बाद जो न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचता है वो कहलाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। महत्व न्यूक्लियर चार्ज का नहीं है, महत्व इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का है। न्यूक्लियर चार्ज तो 37 है रुबिडियम के पास, लेकिन 37 का 37 न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचा, बीच में 36 इलेक्ट्रॉन ने इसको रोक लिया, स्क्रीन का काम किया, शील्ड का काम किया। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑपरेट होने के बाद जो न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचता है वो क्या कहलाता है, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑपरेट होने के बाद जो न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचता है वो क्या कहलाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। आगे बात समझ में, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट को स्क्रीनिंग कांस्टेंट से निकाला जाता है। वैसे हमारे सिलेबस में स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने का कोई मतलब डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम इसके ऊपर ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। आपको समझना है ये शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या चीज है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। तो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट इसको समझ लो पहले, इसको मैं डिफाइन कर रही हूं क्या है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन intervening cells between nucleus and valence cells. Electron present in intervening cells act as screen or shield the nuclear charge and prevent it to reach from valence electron. That is called shielding or screening effect. Intervening cells lie from nucleus to valence cell are known as electron present in intervening cell is known as intervening electrons. So electron present in intervening cells act as screen or shield the nuclear charge. nuclear charge को shield कर रखा है इन्होंने, स्क्रीन का काम कर रहे हैं, and prevent it to reach from valence electron. valence electron तक पहुंचने से रोक रहे हैं और इसी को इनका क्या बोल रहे हैं, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। अब मैं लिख रही हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम Z इफेक्टिव से लिखते हैं और इसको निकालने का फॉर्मूला है Z इफेक्टिव को न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो Z इफेक्टिव जेड न्यूक्लियर चार्ज किसकी फॉर्मूला जेड माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट को लिखते हैं सिग्मा से। ठीक है, सिग्मा निकालने की स्केल है वैसे तो, लेकिन हमारे पास बोर्ड में ये काम नहीं आएंगी और टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए मैं आपको सिग्मा निकालना ही नहीं सिखा रही हूँ। ठीक है, तो बेटा क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हुआ।
बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, हाई रेट के साथ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, फिर भी क्या हुआ, साइज इंक्रीज हो गया। साइज इंक्रीज होने का कारण क्या है? दो कारण है। एक तो यहाँ पर क्या रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जब तुम लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, लेकिन जब तुम टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट रहेगा। महत्व न्यूक्लियर चार्ज का नहीं है, महत्व किसका? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों कांस्टेंट रहेगा। देखो, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जेड बढ़ रहा है, साथ के साथ शिल्डिंग इफेक्ट भी तो बढ़ रहा है इनका। दोनों ही पैरामीटर बढ़ रहे हैं और दोनों ही जिस रेट के साथ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है उसी रेट के साथ शिल्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट रिमेन सेम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट रिमेन सेम अलोंग ए ग्रुप। अब मैं मेन पॉइंट्स पे आ जाती हूँ। एटॉमिक साइज और रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग ए ग्रुप। इसके मैं मेन जो रीजन है वो लिख देती हूँ। क्या क्या रीजन है? अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम बट द डिस्टेंस, कारण लिख रही हूं रीजन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम but distance between nucleus and valence electron increase due to this। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू दिस अट्रैक्शन बिटवीन, किस किस के बीच में अट्रैक्शन? न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। फिर डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या होगी? डिक्रीज। साइज, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं, इसी के ऊपर बहुत सारी दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिपेंड करते हैं। साइज इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम रहेगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है? Z माइनस सिग्मा। Z भी इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, शिल्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है, यानी न्यूक्लियर चार्ज का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। क्या हुआ फिर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है क्योंकि हर बार क्या हो रहा है? लिथियम में सेकंड सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में थर्ड सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम में फोर्थ सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो साइज इंक्रीज होने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ गया तो अट्रैक्शन क्या हो गई? कम। अट्रैक्शन डिक्रीज और साइज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। जबकि एक पीरियड के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। अब इसका कारण भी देख लो, अगर स्टेटमेंट आ जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, जब हम तो लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव करते हैं तो देखो, Z इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने का फॉर्मूला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। तो क्या बीच में साइज बढ़ रही है? जब एक पीरियड में हम मूव करते हैं तो इंटरवलिंग साइज बढ़ रही है क्या? मैं यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल फिर से उठा रही हूँ। मैंने लिया लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, इन 3 का ही लेंगे। 2-1, 2-2, 2-3, सब में क्या है? इसमें भी बीच में एक ही सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बीच में एक ही सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, बीच में एक ही सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इंटरवलिंग साइज बढ़ी? नहीं। इंटरवलिंग, चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। न्यूक्लियस 3 पॉजिटिव चार्ज, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम में, बेरिलियम में न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी सेल में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन में पॉजिटिव चार्ज 5 न्यूक्लियस में, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी सेल में क्या है? 3। सबके पास इंटरवलिंग सेल
एक ही है, पहली इंटरमीनिंग चार्ज नहीं पड़ी, इंटरमीनिंग इलेक्ट्रॉन भी नहीं पड़े, तो सिग्मा रहेगा लगभग कांस्टेंट। सिग्मा लगभग कांस्टेंट रहा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है ना, Z बढ़ गया, ये कांस्टेंट रहा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ? इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज एज वेल एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोथ इंक्रीज when we move from left to right along a period, and but distance of valence electron and nucleus remain same, so force of attraction increase, size decrease। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी तो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, मेटालिक नेचर, नॉन मेटालिक नेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी प्रॉपर्टी जो है इस एटॉमिक साइज पर डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। I hope you understand clear the trend of atomic radii from top to bottom and left to right.